नमस्ते बच्चों। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और आगे अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोगों का पार्टिसिपेशन रहा। लेकिन इससे आगे पर बढ़ने से पहले हम लोग ये देख लें जो कि इस चैप्टर में नेशनलिज्म इन इंडिया का जो एक महत्वपूर्ण पार्ट होना चाहिए उसे शामिल नहीं के बराबर इसमें किया गया है। एक थोड़ा सा बॉक्स में इसे दिया गया है और इसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि नेशनलिज्म इन इंडिया is not only the era of Gandhi but also it is also included by the activities of radical societies। तो मेनी नेशनलिस्ट जो थे उस समय ये सोचते थे, उनका मानना था, दे थॉट दैट द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कुड नॉट बी वॉन थ्रू द नॉन वायलेंस, यानी कि नॉन वायलेंस अहिंसा के थ्रू ब्रिटिश के अगेंस्ट जो स्ट्रगल चल रहा है उसको जीता नहीं जा सकता। सो इन 1928 द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA वाज फाउंडेड एट द मीटिंग इन फिरोज शाह कोटला ग्राउंड इन दिल्ली। तो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो कि दिल्ली में है, अब इसका नाम बदल दिया गया है, अरुण जेटली के नाम पे रख दिया गया है इसका नाम। तो ये यहाँ 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का फाउंडेशन हुआ था। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग बात करें कि ये नॉन वायलेंस को त्यागने की घटना पहली बार हो रही थी या नॉन वायलेंस को त्यागने के अगेंस्ट में, मतलब नॉन वायलेंस से हटकर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन कोई बन रहा था जो वायलेंस पे आधारित था। इससे पहले भी जब हमारे देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ था तो उसके अंदर ही दो तरह के विचारधारा पनप रहे थे, एक रेडिकल्स का और एक मॉडरेट्स का। तो उस समय रेडिकल्स में जो काफ़ी फेमस नाम था लाल बाल पाल, तो देखा जाए तो एक्चुअल में नेशनलिज्म की भावना जो हमारे देश में डेवलप हुआ वो लाल बाल पाल के समय में ही हुआ और उनके दौरान ही हमने देखा कि बहुत सारे लोग नेशन के लिए किसी भी तरीके का कार्य करने के लिए तैयार हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारे रेडिकल सोसाइटी के जो फ्रीडम स्ट्रगल करने वाले लोग थे उनके साथ हमारे नोट्स बुक में अन्याय किया गया है और उनको जगह नहीं दी गई है। सो HSRA was founded at the meeting in Firoz Shah Kotla ground in Delhi. Amongst its leader were भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष, ये इसके मेंबर्स थे। और जतिन दास के बारे में काफ़ी फेमस है कि वो पहले अहिंसा में विश्वास रखते थे, बाद में ये रेडिकल सोसाइटी में अपना योगदान देने लगे। सो इन ए सीरीज ऑफ ड्रामेटिक एक्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया द HSRA टारगेटेड सम ऑफ द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर। देखिए, यहाँ पे अहिंसा त्यागने की बात इसलिए की जा रही थी क्योंकि इनका मानना था कि हम जो हिंसा कर रहे हैं वो अपने सुरक्षा के लिए कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति अपने रक्षा के लिए अगर हिंसा करता है तो वो गलत नहीं है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट लोगों के द्वारा दिया गया था। सो इन अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू ए बॉम्ब इन लेजिस्लेटिव असेंबली। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था। बम फेंका गया था तो इसका मतलब ये नहीं कि मारने के व्यू से फेंका गया था, बल्कि अंधी और बहरी सरकार जो ब्रिटिश की थी, जो हमारी बातों को नहीं सुन रहे थे, उसको सुनाने के लिए ये बम फेंका गया था, जिसमें किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्टिव जो चीज़ें हैं जो लोगों को हानि पहुंचाए उसका यूज़ नहीं किया गया था। और यहाँ तक कि ये बम फेंकने वाले जो लोग थे वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन अपनी आवाज़ को बताने के लिए, अपनी आवाज़ को लोगों को सुनाने के लिए वो वहीं रुके और अपनी गिरफ्तारी दी। सो इन द सेम ईयर देयर वाज एन अटेम्प्ट टू ब्लो अप ट्रेन एंड लॉर्ड एरविन वाज ट्रैवलिंग इन। भगत सिंह वाज 23 व्हेन ही वाज ट्राइड टू एग्जीक्यूटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। भगत सिंह को फांसी की सज़ा दे दी गई जब वो 23 साल के थे। ड्यूरिंग हिज ट्रायल भगत सिंह स्टेट दैट ही डिड नॉट विश टू ग्लोरीफाई द कल्ट ऑफ द बॉम्ब एंड पिस्टल। इन्होंने भी कहा था कि वो नहीं चाहते हैं कि जो ये बॉम्ब और पिस्टल का जो कल्चर है वो उसको ग्लोरीफाई करे, बट वांटेड ए रिवोल्यूशन इन सोसाइटी। वो सोसाइटी में एक रिवोल्यूशन चाहते हैं जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो, अन्याय के विरुद्ध हो। सो रिवोल्यूशन मीन्स इज़ द इनएलिएनेबल राइट ऑफ मैनकाइंड एंड फ्रीडम इज इम्प्रिस्क्रिप्टिबल
birth right of all. So the is the real sustainer of the society. To the altar of this revolution, we have brought our youth as a incense, for no sacrifice is too great for a so magnificent a cause, and we are content. We await the advent of revolution. इनकलाब जिंदाबाद। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया अपने स्टेटमेंट है, जिसमें इनकलाब जिंदाबाद यानी क्रांति अमर रहे की बात वो कर रहे हैं। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, आज़ाद हिंद फौज के बारे में भी इस चैप्टर में होना चाहिए था, जो कि आपको ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर आज़ाद का जिक्र यहाँ नहीं किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे रेडिकल सोसाइटी के जो लोग थे, जो भारत के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया, उनके बारे में यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई। जैसे वीर सावरकर, जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में लोगों के सामने इस्टेब्लिश किया, लोगों में जागरूकता फैलाई। तो बहुत सारे लोगों के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ने सुनने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें कि ये जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो इन कंट्री साइड्स विजेंट कम्युनिटी जैसे कि पाटीदार ऑफ गुजरात एंड जट ऑफ उत्तर प्रदेश वेयर एक्टिव इन द मूवमेंट। वो क्यों एक्टिव थे? तो बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप दे वेयर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन इन फॉलिंग प्राइस। तो पूरे वर्ल्ड में उस समय जो डिप्रेशन चल रहा था, ट्रेड डिप्रेशन के कारण इनका प्राइस जो था वो काफ़ी गिर चुका था इनके कमर्शियल क्रॉप का। सो एज देयर कैश इनकम डिसअपियर्ड, they found it impossible to pay the government revenue demand, and the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment। तो गवर्नमेंट के पास इन्होंने अपना डिमांड रखा था कि जो टैक्स देना है, रेवेन्यू का जो डिमांड है गवर्नमेंट के द्वारा, वो काफ़ी ज़्यादा है और ये पे करने लायक नहीं है, क्योंकि इस बार जो प्राइस है वो काफ़ी गिर चुका है। लेकिन इनके डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके कारण इनके बीच काफ़ी असंतोष था, रिसेंटमेंट था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। सो द रिच पीजेंट बिकम इंथुसिस्टिक सपोर्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटी एंड एट टाइम फोर्सिंग रिलेक्टेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बाइकॉट प्रोग्राम्स। तो इसलिए ये लोग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। For them, the fight for Swaraj was a struggle against high revenue। तो इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो स्वराज का मतलब था स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, बट दे वेयर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेटेड बीइंग रिवाइज्ड। और 1931 में कॉल ऑफ कर लिया गया था, बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही थी, जिसके कारण तो इससे ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए, क्योंकि बिना किसी तरीके का रेवेन्यू कटिंग, रेवेन्यू रेट में बिना किसी रिवीजन के ये जो मूवमेंट था वो कॉल ऑफ कर लिया गया था। तो जब 1932 में फिर दोबारा ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो इसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया, यानी पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उसने पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। नेक्स्ट है, अगर पुअर पीजेंट्री की बात करें तो दे वेर नॉट जस्ट इंटरेस्ट इन द ग्लोबरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड, उनके लिए रेवेन्यू डिमांड का कोई मतलब नहीं था। लेकिन मेनी ऑफ देम वेर अ स्मॉल टेनेंट कल्टिवेटिंग लैंड एंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड। अब ये बहुत सारे जो छोटे किसान थे जो ज़मीन पे काम करते थे और उसका रेंट लैंडलॉर्ड को देना होता था, और ड्यू टू द डिप्रेशन इनका इनकम जो था वो काफ़ी कम हो गया था। तो स्मॉल टेनेंट जो थे वो रेंट देने में उनको परेशानी महसूस हो रही थी, फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे देयर रेंट एंड दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड। और ये चाहते थे कि लैंडलॉर्ड जो है वो इसके रेंट को रिमीट कर दे, माफ़ कर दे, ख़त्म कर दे। सो दे ज्वाइन अ वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट ऑफन लेड बाय द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के द्वारा जो प्रायः मूवमेंट चलाया जाता था वो उसमें ये पार्टिसिपेट करते रहते थे। एप्रीहेंसिवली ऑफ रेजिंग इश्यू दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट एंड लैंडलॉर्ड्स, द कांग्रेस वाज अनविलिंगली टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेस। अब कांग्रेस की यहाँ दुविधा थी कि ये जो नो रेंट वाला सिस्टम था उसको वो सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स और जो रिच पीजेंट थे वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। So the relationship between the poor peasants and the Congress
रिमेन्ड अनसर्टेन। तो यहाँ पे पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस के बीच का जो रिलेशन था वो निश्चित नहीं था। अब बिजनेस क्लास की बात करें तो व्हाट अबाउट बिजनेस क्लास। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इनको एक मौका मिल गया था इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे बढ़ने का, तो ये काफ़ी पावरफुल हो चुके थे। सो कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटी। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। तो फॉरेन गुड्स से ये प्रोटेक्शन चाहते थे कि इम्पोर्ट कम हो और हमारा चीज़ जो है मार्केट में ज़्यादा बिके। एंड रुपी सेलिंग स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट। तो जो उस समय का फॉरेन एक्सचेंज का माध्यम था वो था स्टर्लिंग, और रुपीज़ और स्टर्लिंग का जो रेशियो था वो इनको काफ़ी डिस्करेज करता था, क्योंकि स्टर्लिंग का दाम जो वैल्यू था वो ज़्यादा था, रुपीज़ का वैल्यू कम था। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1922। इसको आप याद रखेंगे कि अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 में फाउंड किया था। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की 1927 में स्टार्ट किया। सो इट लेड बाय द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास टंडन, ठाकुर दास एंड द जी.डी. बिरला। और ये सभी प्रोमिनेंट फिगर थे, उस समय के इंडस्ट्रियलिस्ट थे। एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडिया इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इस तरीके से ये अपने ट्रेडिंग एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे जब पहली बार लॉन्च किया गया। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाई और सेल इम्पोर्टेड गुड्स। ये इनको इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया और जो फॉरेन गुड्स था उसको बेचने से मना कर दिया, जो इम्पोर्टेड गुड्स था उसको बेचने से मना कर दिया, यानी जो भी बेचेंगे अपना स्वदेशी बेचेंगे। सो मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज द टाइम व्हेन colonial restriction on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints। तो मन कहने का मतलब ये हो गया कि जो बिजनेसमैन के लिए स्वराज का मतलब यहाँ क्या था, तो बिना किसी रुकावट के इनका जो इंडस्ट्री है, इनका जो ट्रेड है वो फ्लोरिश करे और जो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस इस पे लगाया गया है वो ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं करे। So, but after the failure of the Round Table Conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जब गांधी जी ऐसे खाली हाथ लौट आए तो फिर ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट करने का उत्साह इनका खत्म हो गया। दे वेयर एप्रहेंसिव टू द स्प्रेड ऑफ द मिलिटेंट एक्टिविटीज and worried about the prolonged disruption of business as well as the growing influence of the socialism amongst the younger member of the Congress। तो younger member of the Congress जो थे उनके बीच में सोशलिज्म का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ रहा था तो इनके बिजनेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था। तो अब ये काफ़ी चिंतित थे कि अगर समाजवाद यानी सोशलिज्म का प्रभाव बढ़ेगा तो जो ये पूंजीपति लोग थे या जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा। सो द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट एट द सिविल डिसोबीडियंस में लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन। अब वर्कर क्लास की बात करें तो नागपुर रीजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी क्षेत्र थे वहाँ पे इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा नहीं थी। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस वर्कर्स स्टे अलोफ। चूँकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे तो वर्कर्स जो थे वो कांग्रेस से काफ़ी दूर थे, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर एक दूसरे के कह सकते हैं कि अपोजिट एक सिक्के के अपोजिट साइड है जो कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं, एक ही सिक्के के एक तरफ नहीं आ सकते हैं। सो बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सेलेक्टिवली adopting some of the ideas of the Gandhian program like boycott of foreign goods as part of their own movements against low wages and poor working condition. So there were strikes by railway workers in 1930 and dockyard worker in 1932. तो जो ये लोग थे जो
तो जो लोग थे अपने अपने तरीके से गांधीयन प्रोग्राम को अपना रहे थे और अपने हिसाब से उस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो अगर पुअर वर्कर्स की बात की जाए तो इनका मूवमेंट जो था अगेंस्ट लो वेजेस था, पुअर वर्किंग कंडीशन था। सो 1930 से 32 में देखा जाता है कि रेलवे वर्कर्स, डॉकयार्ड वर्कर्स, ये सभी जो हैं अपने अपने जगह पे विद्रोह करते हैं। इन 1930 थाउजेंड्स ऑफ वर्कर इन छोटा नागपुर माइंस, टीन माइंस वोर गांधी कैप्स एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट। अब छोटा नागपुर का जो टीन माइंस था वहाँ पे गांधी कैप पहनकर ये प्रोटेस्ट में भाग ले रहे थे, रैलीज में भाग ले रहे थे, बाइकआउट कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। बट द कांग्रेस वाज रिलेक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम। लेकिन कांग्रेस काफ़ी रिलेक्टेंट थी, जो इनके डिमांड्स थे उस डिमांड को अपने स्ट्रगल प्रोग्राम में शामिल नहीं कर रही थी। तो काफ़ी अलर्ट थी क्योंकि इससे जो नुकसान उठाना पड़ सकता था कांग्रेस को। तो इट फेल्ट दैट दिस वुड एलियनेटेड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियलिस्ट फोर्सेस। तो इस तरीके से देखा जाता है कि ये बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो यहाँ पे डिवाइड करने का काम करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट एलियनेट हो जाते हैं, अपने स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को अलग कर लेते हैं। एंटी एम्पेरियलिस्ट जो फोर्स काम कर रहा होता है अंग्रेज़ों को भगाने का, उससे ये थोड़े धीरे धीरे फिर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। Another important feature of civil disobedience movement was the large scale participation of women। ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कि विमेंस का पार्टिसिपेशन बढ़ गया हमारे नेशनल मूवमेंट में। तो ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू हिम। बहुत सारे औरतें जो है वो गांधी जी को सुनने के लिए आई, एंड गांधी जी ने उन्हें बताया कि दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च, मैन्युफैक्चर्ड साल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिक्वर शॉप। तो वैसे व्यक्ति जो खास करके घरों में जो औरतें रहती थी वो लिक्वर शॉप से काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उनके घर में कमाई का आधा हिस्सा जो था लिक्वर शॉप पे चला जाता था, शराब पीने में चला जाता था। तो फॉरेन गुड्स को, क्लॉथ्स के दुकान को पिकेटेड करने में, लिक्वर शॉप को पिकेटेड करने में वीमेन का काफ़ी अहम योगदान रहा था। मैनी वेंट टू जेल इन अर्बन एरिया, दिस वुमेन वेयर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिली, इन रूरल एरिया दे कम फ्रॉम रिच पीजेंट्स ऑल्सो। तो जो हाई क्लास फैमिली के जो थे अर्बन एरिया में, उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। ग्रामीण एरिया की बात करें, जो रिच पीजेंट्स के परिवार के फैमिलीज थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। So moved by Gandhi ji call, they began to see service to the nation as a sacred duty of women। तो गांधी जी के द्वारा जो कॉल किया गया, गांधी जी के द्वारा जो बातें कही गई, उसमें कहा गया कि वीमेन की भी ड्यूटी जो है वो नेशन को सर्व करने का है। सर्विस ऑफ द नेशन जो है वो पवित्र काम है। और एट दिस इंक्रीज पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरली मीन बाई एनी रेडिकल चेंजेस इन द वे ऑफ पोजिशन ऑफ द वुमेन वॉज विजुअलाइज्ड। तो मतलब पार्टिसिपेट करने का मतलब ये नहीं है कि उनके कोई ऐसा रेडिकल चेंजेज आ जाए या फिर वुमेन का जो पोजीशन है वो दिखाई पड़े कि हाँ कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गांधी जी वाज कन्विंस दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ। घरेलू काम को करना तो उनकी ड्यूटी है, बी अ गुड मदर, बी अ गुड वाइफ, ये तो उनका अपना काम है। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन। लंबे समय से जो वुमेन के किसी पोजीशन को देने में कांग्रेस जो थी काफ़ी असहज महसूस करती थी, काफ़ी रिलेक्टेंट थी। वो अथॉरिटी अब धीरे धीरे इनके लिए थोड़ा लिबरल होने लगी, एंड इट वाज कीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस। तो वो अब प्रेजेंस जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमको देखने को मिलता है कि वीमेन का पार्टिसिपेंट बढ़ जाता है। यहाँ पे कुछ डेट्स दिया हुआ है, 1918 to 1919 डिस्ट्रेस यूपी पीजेंट्स ऑर्गेनाइज बाई बाबा रामचंद्र। अप्रैल 1919 गांधीयन हड़ताल अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर। 1921 नॉन कोऑपरेशन इन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च। फरवरी 1922 चौरी चौरा एंड गांधी जी विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1924 अल्लूरी सीताराम राजू अरेस्टेड, ending a 2-year armed tribal struggle। December 1929
लाहौर कांग्रेस adopt the demand of Purna Swaraj. 1930 Ambedkar established depressed class association. March 1930 Gandhiji begins civil disobedience movement by breaking short law at Dandi. March 1931 Gandhiji ends civil disobedience movement. December 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. 1932 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए थे. अगर बात करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिट की, तो इसका लिमिट था क्योंकि यहाँ पे कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं था स्वराज का. नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वेयर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज. वन सच ग्रुप वाज द नेशन अनटचेबल who formed around the 1930. He began to call themselves as दलित और ऑपरेस. तो उसमें से एक ऐसा ग्रुप था जो अनटचेबल के नाम से आता था, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था और 1930 के आसपास में ये अपने आप को दलित बुलाना शुरू कर दिया था या ऑपरेस्ड बुलाना शुरू कर दिया था. सो फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित. और काफ़ी लंबे समय से दलितों को इग्नोर किया जा रहा था कांग्रेस में. एंड दे वेयर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनी द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू. तो ये काफ़ी डरे हुए लोग थे क्योंकि इनको लगता था कि इससे क्या होगा कि जो कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू सोसाइटी है या जो सनातनीज है वो इनसे दूर चले जाएंगे. बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ईयर इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड. तो महात्मा गांधी ने यहाँ डिक्लेयर किया कि स्वराज तब तक नहीं आएगा जब तक कि हमारे देश से अनटचेबिलिटी को हटा नहीं दिया जाता. सो ही कॉल्ड द अनटचेबल पीपल एज हरिजन, यानी चिल्ड्रेन ऑफ गॉड. तो चिल्ड्रेन ऑफ गॉड के रूप में इनको नामित किया गया महात्मा गांधी के द्वारा. सो दे ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल. तो कई जगहों पे इन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया जिससे उनको मंदिर में एंट्री या पब्लिक वेल पे पानी पीने का लिए अलाउ, टैंक, रोड, स्कूल्स में सबके साथ अलाउ किया गया. एंड ही हिमसेल्फ क्लीन्ड टॉयलेट टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगी, यानी द स्वीपर. तो जो स्वीपर का काम था, साफ सफाई का काम था, उसने इसको डिग्निफाई किया. और उसके लिए इसने क्या किया कि दे परसुएडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सीन ऑफ अनटचेबिलिटी. तो ये जो अनटचेबिलिटी का पाप वो कर रहे थे उसको त्यागने के लिए अपर कास्ट से उन्होंने कहा. एंड बट मेनी दलित लीडर वेयर कीन ऑन ए डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी. इसके साथ साथ बहुत सारे दलित लीडर थे, वो काफ़ी कीन इंटरेस्टेड थे कि वो चाहते थे कि कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकले इसके कम्युनिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स डिमांडिंग रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो ये लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे थे और उसके साथ साथ ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डिमांड कर रहे थे रिजर्व सीट का, सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड कर रहे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में दलित मेंबर के लिए. सो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल एबिलिटीज़. तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के तहत इनके सोशल डिसेबिलिटीज़ को प्रॉब्लम को रिसॉल्व किया जा सकता था, रिजॉल्व किया जा सकता था. दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयर फॉर लिमिटेड. और यही कारण था कि दलित का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम था, पार्टिकुलरली महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में, जहाँ पे इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था. जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930. 1930 में दलित क्लास के लिए इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का निर्माण किया और ये लगभग हर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए. यहाँ तक कि महात्मा गांधी के साथ इनका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्लैश हो गया, जहाँ ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है दलित के लिए मांग रहे थे. वो क्योंकि इससे पहले मुस्लिम जो थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे. अब हिंदू में भी एक पार्ट बन गया दलित, जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड करने लगा. तो गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो डिमांड अम्बेडकर को का डिमांड अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट मान लेती है तो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो और कमज़ोर पड़ जाएगा और फूट डालो शासन करो की नीति और आगे बढ़ जाएगी. सो गांधी जी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ. He believed that separate electorate for Dalit
वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी। तो वो ऐसा सोचते थे कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है दलित के लिए, ये हमारे जो नेशनल इंटीग्रिटी को, इंटीग्रेशन को वो क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्ट गांधी जी पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। तो गांधी जी इस चीज़ को लेकर काफ़ी कीन इंटरेस्टेड थे और उन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया। अंबेडकर को अल्टीमेटली ये गांधी जी के पोजीशन को मानना पड़ा और रिजल्ट हुआ कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ जिसको हम लोग पूना पैक्ट के रूप में जानते हैं, जो 1932 में हुआ, जिसमें डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का जो डिमांड था उसको ख़त्म कर दिया गया। बाद में इसको शेड्यूल कास्ट के रूप में आरक्षण की व्यवस्था की गई आज़ादी के समय। रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल पर ये जो डिमांड इनका था उसको उन्होंने गिव अप कर दिया और जनरल इलेक्टोरेट के हिसाब से ये लड़ने लगे। सो दलित मूवमेंट हाउ एवर कंटिन्यू टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। तो कांग्रेस के द्वारा जो नेशनल मूवमेंट चलाया जा रहा था उसमें फिर दलित जो है वो शामिल हो गया, दलित मूवमेंट धीरे धीरे खत्म हो गया। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वेयर आल्सो ल्यूकवार्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो सिविल डिसोबीडियंस में ल्यूकवार्म का काम कर रहे थे। अब ये ल्यूकवार्म का काम कैसे कर रहे थे, तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, यानी कि खिलाफत मूवमेंट के ख़त्म हो जाने के बाद जो लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम सोसाइटीज़ था वो अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिए। फ्रॉम द मिड 1920 कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबल एसोसिएटेड विद द ओपनली हिंदू रिलीजन नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक द हिंदू महासभा। तो कांग्रेस जो है वो और काफ़ी आगे चलने के बाद वो ज़्यादा विजिबल दिखने लगी, क्योंकि वो हिंदी रिलीजन जो है, हिंदू महासभा का गठन हो गया था, उसका सपोर्ट कांग्रेस को मिला हुआ था। एज रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वर्सन, ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन विथ मिलिटेंट फॉरएवर प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लेसेस एंड राइट्स इन द वेरियस सिटीज़। तो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम की जो रिलेशन था वो और ख़राब होता चला गया और आने वाले समय में हम देखते हैं कि कई सारे रिलीजियस प्रोसेशन होते हैं, यानी कि धार्मिक जुलूस निकाला जाता है जिसमें हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लेसेस होता है, राइट्स होता है अलग अलग सिटी में, एंड एवरी राइट डिपेंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। और हर एक राइट जो है वो हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को बढ़ाता चला जाता है। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट टू रीनिगोशिएट एन अलायंस। और इस तरीके से कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से बैठती है एक साथ 1927 में, एंड इट अपीयर्ड दैट सच अ यूनिटी कुड बी फोर्स्ड। और ये दोनों की एकता की बात करते हैं। द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस वेयर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबली दैट वेयर टू बी इलेक्टेड। तो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस यहाँ आता है कि रिप्रेजेंटेशन जो होगा फ्यूचर असेंबली में वो कैसे इलेक्टेड होगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना, one of the leader of Muslim League, was willing to give up demand the separate electorate if Muslim were assured reserved seat in the Central Assembly and representation in proportion to population in the Muslim dominated provinces। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन्होंने कहा कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इसका डिमांड को हम त्याग देंगे यदि सेंट्रल असेंबली के रिप्रेजेंटेशन में मुस्लिम डोमिनेशन प्रोविंसेस एरिया में मुस्लिम को का रिजर्व सीट दिया जाए, वहाँ से सिर्फ मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकते हैं। बट नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू बट ऑल होप रिजॉल्विंग द इश्यू एट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 डिसअपीयर्ड। तो ये निगोशिएशन चल ही रहा था कि 1928 में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ। वहाँ पे M.R. जयकर के द्वारा, जो कि हिंदू महासभा के मेंबर थे, उन्होंने इस तरह का जो कोई रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर मुस्लिम्स का काफ़ी अपोज किया और इसको कंप्रोमाइज़ नहीं किया उन्होंने। तो जितने भी प्रयास किए जा रहे थे वो सभी प्रयास खत्म हो गए। अब देखिए, हम लोग अगर बात करें तो एक हमारे बहुत बड़े अच्छे राइटर विचारक हैं, नाम है उनका रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा भी है कि हिंदू और मुस्लिम के एकता के बीच में सबसे बड़ा जो खाई है वो मुस्लिम की किसी देश के प्रति नहीं बल्कि किसी धर्म के प्रति जो लगाव है। धर्म के प्रति वो किसी भी देश में रहें
उनको देश से प्यार नहीं होता है बल्कि उनको अपने धर्म से प्यार होता है। और यही सबसे बड़ी बुराई है कि वो कहीं भी किसी देश में रहें, वो उस देश के लिए घातक सिद्ध होते हैं। सो दे फियर्ड दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटी वुड बी सबमर्ज अंडर द डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजोरिटी। ये लोग हमेशा इस डर में रहते हैं कि हिंदू में कोई भी जब शासन आएगा किसी मेजोरिटी का, तो हो सकता है कि उनका जो रिलीजन है वो खतरे में आ जाए। और हमेशा जब आप देखते होंगे कि कहीं भी मुस्लिम रिलीजन अगर उसकी संख्या बढ़ती है तो वो धीरे धीरे वहाँ जो है बाकी रिलीजन को ख़त्म कर दिया जाता है। तो जो डर ये अपने लिए दिखाते हैं वो चीज़ें वो दूसरे पे अप्लाई करते हैं, और अंततः क्या होता है कि हर एक मुस्लिम कंट्री आज जितना भी है उसमें देखेंगे आप, तो जहाँ भी ये लोग इनकी संख्या बढ़ी है तो जो अदर रिलीजन के लोग हैं उनकी संख्या घटते चली गई है। ये काफ़ी इंटॉलरेंट होते चले गए और अंततः वो एक इस्लामिक राष्ट्र बनकर रह जाता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है। सो एलियनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम कुड नॉट बी रिस्पॉन्ड टू कॉल ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। तो बहुत सारे मुस्लिम जो थे वो कांग्रेस से अलग होने के बाद अब यूनाइटेड स्ट्रगल की बात नहीं कर रहे थे। तो मेनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज ए माइनॉरिटी विद इन इंडिया। तो बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स थे जो इंडिया के अंदर मुस्लिम को एक माइनॉरिटी के रूप में स्टेटस देने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि इनका जो रिलीजन है वो अंदर हिंदू मेजोरिटी डोमिनेशन सबमर्ज हो जाएगा, हिंदू मेजोरिटी में ख़त्म हो जाएगा। एक छोटी सी केस स्टडी है जिसके बारे में आप लोग को जानना चाहिए कि 1930 में जो सर मोहम्मद इकबाल हैं जिन्होंने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इतने अच्छे राइटिंग लिखने वाले व्यक्ति सर मोहम्मद इकबाल, जो कि मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे 1930 में, इनका दिमाग कैसे बदल जाता है और ये डिमांड करने लगते हैं मुस्लिम के इम्पॉर्टेंट सेफगार्ड के लिए माइनॉरिटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट का, सेपरेट इलेक्टोरेट का। एंड हिज स्टेटमेंट इज सपोज टू बी हैव प्रोवाइडेड द इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन फॉर द पाकिस्तान। तो आने वाले समय में पाकिस्तान के डिमांड को इनका जो स्टेटमेंट है वो सपोर्ट करता है। तो पूरे स्टेटमेंट को आप यहाँ पढ़ेंगे तो इनकी बातें आपको समझ में आएगी। उसके अलावा ये जो मुस्लिम का जो डिमांड था, यानी द प्रिंसिपल ऑफ यूरोपियन डेमोक्रेटिक कैंडिडेट वी अप्लाइड इंडिया विदाउट रिकॉग्नाइज द फैक्ट ऑफ कम्युनल ग्रुप का, इनका मानना था कि जो यूरोपियन डेमोक्रेसी है उसको एज इट इज़ हमारे देश में लागू नहीं किया जा सकता है जब तक कि मुस्लिम को एक कम्युनल ग्रुप ना मान लिया जाए और एक इनको रिकॉग्नाइज ना किया जाए माइनॉरिटी के रूप में। सो द मुस्लिम डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया। तो इनका डिमांड था कि भारत रहे लेकिन भारत के अंदर एक मुस्लिम भारत रहे, और इस तरीके से ये काम करना चाहते थे। तो दिस हिंदू थिंग्स दैट सेपरेट इलेक्टोरेट आर कंट्रेरी द स्पिरिट ऑफ द ट्रू नेशनलिज्म एंड बिकॉज ही अंडरस्टैंड द वर्ड नेशन टू मीन अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल amalgamation in which no communal entity ought to retain its private individuality। तो इसमें जो भी बातें कही गई है कि हिंदू जो थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट को नेशनलिज्म के विरुद्ध मानते थे। इनका मानना था कि यदि सेपरेट इलेक्टोरेट मिला तो ये जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है उसको ख़त्म कर देगा। और ये चीज़ें हम देखते भी हैं कहीं भी कि इस तरीके की चीज़ें जब लागू होती है तो वहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे वो अपने आप में कितने सफल थे, उनका सोचना कितना सही था। और डू यू एग्री विथ इकबाल आइडिया ऑफ कम्युनलिज्म, इकबाल का जो कम्युनलिज्म का आइडिया था उससे क्या आप एग्री हैं? और कैन यू आइडेंटिफाई कम्युनलिज्म इन ए डिफरेंट वे, कम्युनलिज्म को आप अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका जो था पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिफरेंट वे इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।